स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव आउट करना है। जाहिर सी बात, इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा, तो किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव आउट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। यहां हमने लिया है टू प्रूफ रूट टू इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है रूट टू इरेशनल नंबर है। इसके लिए क्या किया, मैं प्रूफ में लिया लेट रूट टू इज रेशनल। हमें रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, बट मैंने लिया यहां पर रूट टू इज रेशनल, इसको मान लिया लेट रूट टू इज रेशनल। अब जब रूट टू को मैं रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर के जो शर्तें होती हैं, उसके लिए जो कंडीशंस होते हैं, क्राइटेरिया होती है, उसको ये फुलफिल करेगा। क्या होता है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आता। डिनोमिनेटर हमेशा एक नॉन जीरो नंबर होता है। जब P है यानी कि न्यूमरेटर है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो इंटीजर ही होगा। इसलिए लिखा Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। और ये P एंड Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम HCF निकालें तो 1 आएगा। HCF को हम लोग GCD या फिर GCM भी कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो चाहे आप HCF कहें, GCD कहें या GCM कहें, जो भी कहें, वो जब निकालेंगे इस P और Q का तो वो 1 आएगा। ठेठ भाषा में बात करें तो हम इस P और Q को आपस में अगर काटने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिस फैक्टर से ये दोनों डिवाइड हो जाते हो और ये दोनों आपस में कट जाए, यानी कि इनके पास 1 को छोड़ करके कोई भी और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं कोप्राइम। तो एक नंबर रेशनल नंबर तभी होगा जब ये तीनों शर्तों को पूरा करता हो। पहली शर्त कि उसको हम P अपन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी शर्त कि जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो नंबर हो। और तीसरी शर्त कि P एंड Q को प्राइम हो। अगर ये तीनों में से कोई भी एक शर्त फेल हो जाती है, एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो वो नंबर फिर रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर सिर्फ दो ही तरह के हैं, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर्स को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया ब्रॉडली, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो इरेशनल होगा, या फिर यूं कहें कि जो नंबर इरेशनल नहीं है वो जाहिर सी बात है कि वो रेशनल होगा। यानी कि दो में से कोई एक उसको होना है, या तो रेशनल हो या फिर इरेशनल हो। तो इसी लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि रूट टू को हमने रेशनल मान लिया, तो अब हम चेकआउट करेंगे कि क्या रूट टू इन तीनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है। अगर वो इन तीनों शर्तों को फुलफिल करता है
तो इसका अर्थ है कि √2 रेशनल नंबर है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं होगा का मतलब क्या है, वो जरूर इरेशनल होगा। इसी लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे। तो हमने लिया लेट √2 इज रेशनल, देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा, रेशनल है तो हम शर्त लगाएंगे। क्या शर्त बनेगी, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम्स। अगर √2 को हमने रेशनल माना, रेट √2 इज रेशनल, then √2 is equal to P upon Q where Q not is equal to 0 and P and Q are co-primes. This implies that ये Q जो इधर डिनोमिनेटर में है यानी कि P के साथ डिवाइड में है, अगर इसका साइड चेंज करके इक्वल टू के लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा Q√2 is equal to P. This implies that Q is equal to P. ये √2 इधर Q के साथ मल्टीप्लाई में था, वो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। Q is equal to P upon √2. This implies that Q square is equal to P upon √2 square. यहां हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, इज इक्वल टू के लेफ्ट में भी और इज इक्वल टू के राइट में भी। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा P स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। अब जरा इसको गौर से देखिए तो क्या अर्थ निकलता है, ऐसा अर्थ निकलता है कि P स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर Q स्क्वायर आ रहा है। यही अर्थ निकल रहा है, P स्क्वायर को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर Q स्क्वायर आ रहा है। इसका अर्थ है P स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जो है P स्क्वायर का एक फैक्टर है, देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। यही अर्थ निकला। फैक्टर क्या होता है, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो यहां 2P स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा, आंसर क्यों आ जा रहा है। इस स्टेटमेंट से यही अर्थ निकला। तो इसका अर्थ हो गया 2 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 2 P स्क्वायर का फैक्टर है तो जाहिर सी बात है कि 2 P का भी एक फैक्टर होगा, देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ P। 2 जो है P का भी एक फैक्टर होगा। इसको हम लोग स्टेटमेंट 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस P की जगह हम लोग कुछ पुट करते हैं। क्या पुट करें, पुट P इज इक्वल टू से 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में P की जगह हम 2m रख रहे हैं। क्या हो जाएगा फिर ये, दिस इंप्लाइज दैट, देयरफॉर लगा देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इस P की जगह 2m ले लिया होल स्क्वायर अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 4 होता है,
इसको काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर ये 2m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर m स्क्वायर आ रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है। तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। This therefore 2 is a factor of q। अगर 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 2q का भी फैक्टर होगा। ये हमारा स्टेटमेंट थर्ड हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां स्टेटमेंट 2 में आया था 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, और यहां स्टेटमेंट 3 में आया 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, यानी कि यहां 2p का फैक्टर है, यहां 2q का फैक्टर है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ कंसीडर करते हैं तो क्या साबित होता है कि 2 जो है p और q दोनों का फैक्टर है। देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट्स second and third 2 is a factor of p and q both। 2 जो है p और q दोनों का फैक्टर है। अब देखिए जब दोनों का फैक्टर हो गया 2, इसका अर्थ है ये p और q आपस में 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से तो p भी कट रहा है, 2 से q भी कट रहा है, 2p का भी फैक्टर इसलिए 2 से p कट रहा है, 2q का भी फैक्टर इसलिए 2 से q भी कट रहा है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तो 2 से कट जा रहे हैं। जब ये ऊपर नीचे दोनों 2 से कट जा रहे हैं तो p और q फिर को प्राइम नंबर तो हो नहीं सकते। को प्राइम नंबर वही था जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 को छोड़कर। यहां तो 1 को छोड़ करके 2 भी आ गया फैक्टर p और q का, इसका अर्थ p और q को प्राइम नहीं है। देयरफॉर p and q are not co-primes। p and q co-primes नहीं है। अब जब p and q co-primes नहीं है तो फिर ये तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता ना। रेशनल नंबर होने के लिए 3 शर्त होनी चाहिए थी कि p अपन q में हम लिख सकते हैं q 0 नहीं हो और p और q को-प्राइम हो। यहां तो एक शर्त फेल हो गई कि p और q को-प्राइम नहीं है, ये शर्त तो फेल हो गई। क्या होना चाहिए, p और q को प्राइम होना चाहिए था, यहां आया p और q को प्राइम नहीं है। इसका अर्थ है कि हमने जो मान लिया था वो गलत मान लिया था। देयरफॉर आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग। इसलिए हमारा कंसिडरेशन जो था, हमने जो माना था कि √2 रेशनल है, यह गलत हो गया। और जब ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर √2 इज नॉट रेशनल। √2 रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब मेरे ख्याल से आपको मेरी बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सिमिलरली हम लोग अब प्रूव कर सकते हैं कि √3 इज इरेशनल। √2 की जगह √3, तो उसके लिए क्या होगा, या फिर से वही बात लिखेंगे, लेट √3 इज रेशनल। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू p अपॉन q, where q not is equal to 0 and p and q are co-primes। This implies that q जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, q √3 is equal to p।
दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू P अपॉन यहाँ क्या था √3, √3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, Q इक्वल टू P अपॉन में √3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, सॉरी Q स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन √3 का होल स्क्वायर। क्या कर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ P, ये स्टेटमेंट 2 बनेगा। पुट P इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m होल स्क्वायर अपॉन 3। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर अपॉन 3। 3 से 9 कैंसिल होकर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट्स सेकेंड एंड थर्ड 3 is a factor of P and Q both, therefore P and Q are not co-primes, therefore our consideration is wrong, therefore √2 is not rational, therefore √2 is irrational, hence proved। इस तरह हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं। टू प्रूव √5 is irrational, let √5 is rational, therefore √5 is equal to P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes. This implies that Q √5 is equal to P. This implies that Q is equal to P upon √5. This implies that Q square is equal to P upon √5 whole square, squaring both sides. This implies that Q square is equal to P square upon 5. Statement first या equation first. Therefore 5 is a factor of P square, therefore 5 is a factor of P, ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया। पुट P is equal to 5m in equation first, therefore Q square is equal to 5m whole square upon 5। this similar Q square is equal to 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 25 कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा, तो क्या बचेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट होगा। देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट्स सेकेंड एंड थर्ड 5 is a factor of P and Q both, therefore P and Q are not co-primes, therefore our consideration is wrong, therefore √5 is not rational, therefore √5 is irrational, hence proved। तो इस तरीके से √2, √3, √5 उसके आगे जितने भी √7, √11 आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे सिलेबस में भी √2, √3 एंड √5 है, आपको तीनों में एक्सप्लेन कर दिया कैसे प्रूव आउट करेंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, टू प्रूव या प्रूव दैट √2 इज इरेशनल या √3 इज इरेशनल या फिर √5 इज इरेशनल। तो इसकी खूब अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब है एक्सरसाइज 1.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स 1/√2, 7/5, 6 + √2। इसी तरह के एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल 10 शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। रूट 11 है, सॉरी एग्जाम्पल 11 है शो दैट 3 √2 इज इरेशनल। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग प्रूव आउट करेंगे वो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं। क्या है सिंपल वे?
इसको मैं रब कर रहा हूं। एक रेशनल नंबर में जब एक इरेशनल नंबर हम ऐड करते हैं, जो आंसर आता है वह भी इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, जो सम आता है वह भी इरेशनल होता है। एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, जो सम आता है वह भी इरेशनल होता है। सिमिलरली एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आता है वह भी इरेशनल ही होता है। एक इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिफरेंस आता है वह भी इरेशनल ही होता है। एक इरेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिफरेंस आता है वह भी इरेशनल ही होता है। जो बोल रहा था उसको लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। जब एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो जो सम आता है वह इरेशनल होता है। जब एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, तो जो आंसर आता है वह इरेशनल होता है। सिमिलरली एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ही ऐड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वह भी इरेशनल ही होता है। यानी कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, सम ऑफ एन इरेशनल एंड अ रेशनल नंबर इज इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वह भी इरेशनल ही होगा। एक इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वह इरेशनल ही होगा। एक इरेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वह एक इरेशनल नंबर ही होगा। यानी कि difference of a rational number and an irrational number is an irrational number. Difference of an irrational number and a rational number is an irrational number. Difference of two irrational numbers is an irrational number. Similarly, जब हम लोग एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, वो इरेशनल ही आएगा। एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही होगा। एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वह एक इरेशनल नंबर ही होगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर इज irrational. Product of two irrational numbers is an irrational. अब डिवीजन के लिए एक रेशनल नंबर को जब हम एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो इरेशनल ही होता है। एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वह इरेशनल ही होता है। एक इरेशनल नंबर को एक दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है वो इरेशनल ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं द क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, द क्वोशिएंट ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज इरेशनल, द क्वोशिएंट ऑफ irrational number and an irrational number is irrational। इसी लॉजिक को हम लोग बाकी तरह के जो एग्जाम्पल 10, 11 या एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, उनको हम लोग प्रूव आउट करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर
टू, आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें क्या है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ऐसे अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ यहां लिखेंगे 2 is a rational number and √5 is an irrational number। ये तो हमें पता है 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 को प्रूव आउट किया था। और लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर and an irrational number is irrational। क्या बताया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। सिंस देयरफॉर 2√5 is an irrational नंबर, इसलिए 2√5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है। नाउ अब 3 इज ए रेशनल नंबर एंड 3 के साथ क्या लगा, 2√5। 2√5 is an irrational number since sum of a rational number and an irrational number इज इरेशनल। अभी बताया था ना, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर का जो सम आता है वो इरेशनल होता है। देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया ना, 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर हो गया और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसी लॉजिक पर हम इसके सारे के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। आपको क्विकली मैं हिंट दे दे रहा हूं। एग्जाम्पल 10 है, show that 5 minus √3 is irrational। हम क्या लिखेंगे, here 5 is a rational number and √3 is an irrational number। Since difference of a rational number and an irrational number is irrational, therefore 5 minus √3 is an irrational number। That's all। एग्जाम्पल 11 में हमको दिया है, show that 3√2 is irrational। इसके लिए भी वही बात लिखेंगे, here 3 is a rational number and √2 is an irrational number। Since the product of a rational number and an irrational number is irrational, therefore 3√2 is an irrational number। उसी तरह एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसमें क्या लिखेंगे,
here 1 is a rational number and root 2 is an irrational number. Since the quotient of a rational number and an irrational number is irrational, therefore 1 upon root 2 is an irrational number. सेकंड पार्ट है इसका 7 रूट 5 लिखेंगे हियर 7 is a rational number and root 5 is an irrational number. Since the product of a rational number and irrational number is irrational, therefore 7 root 5 is irrational. इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2. इसमें क्या लिखेंगे हियर 6 is a rational number and root 2 is an irrational number. Since the sum of a rational number and irrational number is irrational, therefore 6 plus root 2 is irrational. तो इस तरह से इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रूव कर सकते हैं. मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जो लॉजिक मैंने आपको रूट 2, रूट 3 और रूट 5 के लिए समझाया था उस लॉजिक से भी आप इनको प्रूव आउट कर सकते हैं. ओके, देन है एक्सरसाइज 1.4. इस पर भी चर्चा हम लोग आज करके इस चैप्टर को आज फिनिश कर देते हैं. इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा. एक बार फिर से आपको रब करते करते याद दिला दूं कि आपको किसी भी तरह की शर्म, झिझक, हिचक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो उसको मुझसे जरूर क्लियरफाई करना है. मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो डाउट आपके पास लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा. फिर एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और किसी भी चीज को तब तक पूछना है जब तक कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाता है. और इन टीचिंग वीडियोस को भी उतनी बार देखना है जितनी बार में आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो हम देख रहे हैं अब एक्सरसाइज 1.4. इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यहां पर 10 क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं. 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के. यहां कह रहा है इनमें से सब के लिए है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमको ये बता देना है कि ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनको अगर डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करें तो किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. तो जब भी हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन दिया होता है P अपॉन Q, कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है P अपॉन Q, ये जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का है, यानी कि इस Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 आया है या सिर्फ 5 आया है या फिर 2 and 5 बोथ आया है, दोनों आए हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब तो P अपॉन Q का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो. लेकिन अगर
Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म का नहीं है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, दोनों ही नहीं आए। 2 और 5 दोनों भी नहीं आए, 2 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई और प्राइम फैक्टर आ गया। इसका अर्थ है P अपॉन Q का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इस रिपीटिंग की जगह रेकरिंग वर्ड भी यूज किया जाता है, रेकरिंग, ऐसा होगा। तो हमें जब लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं है तो क्या करना है, हर फ्रैक्शन के सिर्फ इस क्यू को यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना है। एक और लॉजिक ध्यान में रखना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर P और Q आपस में कट रहा है किसी नंबर से तो पहले उसको काट करके लोएस्ट फॉर्म में ला लेना है, उसके बाद ही डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 13 अपॉन 3125, इसका हमको कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और ऐसे ही बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 3125 का, यही डिनोमिनेटर है, इसका निकालेंगे। 2 से तो होगा नहीं है डिवाइड, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। तो अब अगला नंबर 3 देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से 4 तो प्राइम नंबर है नहीं इस, और हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अगला प्राइम नंबर क्या लेंगे 5। 5 का डिजिट टेस्ट क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 पे 2 आएगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 पे 5 आकर 25 हो जाएगा, 5 5 जार 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। फिर इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 125 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा। फिर हम लोग 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आएगा, और 5 को फिर हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आएगा। यानी कि यहां पर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 5⁻1 2 3 4 5, 5⁻5 आ गया, यानी कि इसमें 5 तो आ गया। मैंने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए या तो उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 हो, या फिर 5 हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, या फिर 2 और 5 बोथ हो। तो यहां पर केवल 5 तो आया है, इसका अर्थ है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर क्या निकलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही आएगा। दैट्स ऑल। अब क्लियर हो गया। इसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 17/8, तो 8 के फैक्टर्स में क्या आएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 2⁻3, इसमें भी केवल 2 आ रहा है, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सिमिलरली थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट जैसे है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट 29/343, यहां पर 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7³ 7 × 7 × 7। इसमें क्या आया, ना 2 आया
ना 5 आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, क्या लिखेंगे? सिंस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, therefore its decimal expansion is non-terminating recurring या फिर रिपीटिंग। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से अब आपको आगे कंटिन्यू करना है। ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में 6/15 है, 8th पार्ट में, सॉरी 8th पार्ट में 6/15 है, ऊपर नीचे पहले कट रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है, लोवेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना। 3 2 6, 3 5 15, 2/5। अब डिसाइड करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सिमिलरली 9th पार्ट भी ऊपर नीचे कट रहा है, उसको काट के लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है, और 10th में भी, तब उसके बाद लॉजिक लगानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी नीचे प्राइम फैक्टर से लिखे गए हैं, 2^2, 5^7, 7^5, यानी कि अब यहां पर नीचे 2 और 5 के अलावा एक थर्ड डिजिट भी आ गया ना, थर्ड प्राइम नंबर भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अब आपको डिसाइड करना है। सारे लॉजिक्स में समझा चुका हूं, इतना हिंट काफी है इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 ये जो अभी हमने किया, इसमें से जिसका भी आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, वहां पर अब आपको लॉन्ग डिवीजन करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। नीचे आपको 3 पार्ट्स दिए गए इस क्वेश्चन में, तीनों में ही डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स लिखे गए हैं। अब आपको डिसाइड करके बताना है इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको कि रेकरिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, वह भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के रूप को देखकर हम डिसाइड करके बता सकते हैं कि यह जो गिवन नंबर है वह रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमको दिख रहा है कि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो जाहिर सी बात है यह रेशनल नंबर होगा। सेकंड पार्ट में हमको दिख रहा है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो यह इरेशनल नंबर होगा। एंड थर्ड पार्ट में दिख रहा है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बार लगा हुआ है उसमें, तो यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहां पर चैप्टर 1 फिनिश होता है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, √2, √3 और √5 को प्रूव करना है कि यह इरेशनल नंबर है। उसके अलावा एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स, फिर एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरह से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, आपको भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से फिनिश कर देना है, प्रैक्टिस करके। ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, वो है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले
कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर चैप्टर 1 में है तो आप उसको जरूर क्लियरफाई करें, ये आपके हाथ में है। आखिरी बात जो मुझे कहनी है इस वीडियो को क्लोज करने से पहले वो ये है कि इस चैप्टर के लिए नंबर्स की भी आपको जरूरत है, तो नंबर्स भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। काइंड्स ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स सारे हैं, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब, इसका लिंक हमने आपको दिया है। वहाँ से आप जाकर, वो एक्चुअली 9th क्लास का चैप्टर 1 से रिलेटेड है और वो लिंक हमने ऑलरेडी आपको दिया है, उसको आप ज़रूर एक बार कम से कम ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपका सब फंडा क्लियर हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।